स्वागत है हमारे एक नए वीडियो में। तो आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 8 का चैप्टर नंबर 2 फ्रॉम ट्रेड टू ट्रेडरी द कंपनी एस्टेब्लिश पावर। तो हम लोग आज के इस वीडियो में क्लास 8 का चैप्टर नंबर 2 हिस्ट्री का फ्रॉम ट्रेड टू ट्रेडरी हम लोग आज की इस वीडियो में शुरू करेंगे। तो हम लोगों ने बेसिकली क्या किया, हाफ पार्ट हम लोगों ने कंप्लीट कर दिया था। तो हम लोगों ने कंप्लीट कर दिया था कहाँ तक, तो हम लोग ने इस पार्ट तक हम लोग ने पूरा कंप्लीट कर दिया था। हम लोग को शुरू करना था कंपनी रूल एक्सपेंड से। तो हम लोग को आज की वीडियो में हम लोग यही पढ़ेंगे कंपनी नहीं होता, कंपनी रूल एक्सपेंड। तो हम लोग आज की वीडियो में यही पढ़ेंगे। तो चलो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले इफ वी एनालाइज द प्रोसेस ऑफ annexation of Indian states by the East India Company from 1757 to 1857। तो अगर हम लोग क्या क्या एनालाइज करते हैं कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी जो 1757 से लेकर 1857 तक जो भी भारत का जो भी शहर है, मतलब जो भी स्टेट है, मतलब राज्य है, उसको कैसे कब्जा किया, एनेक्सेशन में कब्जा करना। उसके बाद 1857 certain key aspects emerged. The company rarely launched a direct military attack on an unknown territory. Instead, it used a variety of political, economic, and diplomatic methods of extend its inflection between annexation and Indian kingdom। तो इसका यह मतलब है कि कंपनी ने जो 1757 से 1857 तक जो एक्सपेंड किया, जो है एक्सेशन करते थे इंडियन स्टेट पे, उससे क्या है कि बहुत सारे ऐसे मेथड हुआ करते थे जिसके हेल्प से क्या है कि वो कब्जा किया करते थे। जैसे कि हम लोग देखेंगे, पढ़ेंगे डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, द प्रोमेंटेसेस, ये सब द मराठा वॉर्स, इकोनॉमिकली पॉलिटिकली ऐसा क्या कि उसको फोर्स किया करते थे, मतलब जो स्टेट्स को फोर्स किया करते थे, जिसके कारण वो मतलब दबाव में आके अपना राज दे देते थे। तो ये एक है। आफ्टर द बैटल ऑफ बक्सर इन 1764, तो मैं सबसे पहले बता दूं कि इसके जो पिछले पार्ट था, हम लोगों ने इसका दो पार्ट किया था। पहले हम लोगों ने इंट्रोडक्शन पार्ट किया था और कैसे ईस्ट इंडियन कंपनी इंडिया में आते हैं, और उसके बाद फिर देखा था कि हाउ ट्रेड लेड टू बैटल। हम लोगों ने देखा था कि कैसे वो ट्रेड करने के लिए आए थे, तो बैटल में कैसे कन्वर्ट हो गए। तो वहाँ पे मेन देखा था बैटल ऑफ प्लासी। तो बैटल ऑफ प्लासी में कौन कौन था, 3 रूलर थे, नवाब ऑफ अवध, द लास्ट द पावरफुल द लास्ट बोल सकते हो आप, द मुगल रूलर, और द थर्ड द बंगाल ऑफ द नवाब ऑफ बंगाल। ये 3 रूलर थे बैटल ऑफ प्लासी में। और दूसरे तरफ सिर्फ एक था, वो कौन था, ईस्ट इंडिया कंपनी। और जिसमें क्या है कि तीनों रूलर को हरा देते हैं ईस्ट इंडिया कंपनी और जीत हो जाता है रॉबर्ट क्लाइव की वजह से। तो ये हम लोगों ने देखा था। उसके बाद फिर क्या कि जो कि जब हरा देता है ईस्ट इंडिया कंपनी, सबको हरा देते हैं, तो बंगाल का नवाब को किसको बनाया, तो उसके बाद फिर मीर जाफर को बनाया गया था। उसकी वजह से ईस्ट इंडियन कंपनी तो जीती थी क्योंकि वो गद्दारी कर दिया था। उसके बाद फिर क्या कि मीर जाफर भी उतना अच्छा नहीं था, अपने लेकिन गुलाम की तरह काम नहीं कर रहा था। उसके बाद फिर मीर कासिम को ला गया। मीर कासिम पपेट की तरह काम नहीं, लगे जो कठपुतली की तरह काम नहीं कर रहा था। वो क्या क्या मतलब जो राज का कैपिटल था वही बदल दिया था, तो इसलिए उसको भी हटा दिया गया था। तो जब मतलब जो मीर कासिम क्या कि चेंज कर दिया कैपिटल बंगाल का, तो फिर क्या हुआ कि वो उसको कुछ बात ही नहीं मान रहा था ईस्ट इंडिया कंपनी का। तब उसके साथ कुछ रूलर मिलकर ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ फिर से बैटल होता है, कब 1764 में, जो कि किस नाम से जाना जाता है, बैटल ऑफ बक्सर। तो यही तब देखते हैं जब कंपनी appointed residents in Indian states, they were and further the interests of the company through the residents. The company officially began interfering in the internal affairs of Indian states. They tried to decide the
decide who was to be the successor to the throne and who was to be appointed in administrative post। तो अब ईस्ट इंडिया कंपनी को लगा कि हम लोगों ने तो जीत लिया, लेकिन बैटल ऑफ प्लासी जीत लिया, अभी बैटल ऑफ बक्सर भी जीत लिया। अब उसको लगा कि अब उसी हिसाब से चलेगा ना कि सक्सेसर कौन बनेगा, और फिर किसके मतलब कि जो गद्दी है उसका राजा कौन बनेगा, उसके बाद फिर कौन संभालेगा, लेकिन कौन कौन सा काम करेगा, कौन कौन, तो उसी के हाथ में था। तो वही बताया गया थ्रोन्स एंड हु। तो फिर समटाइम्स द कंपनी फोर्स द स्टेट्स टू सब्सिडरी अलायंस है, सब्सिडरी अलायंस में फोर्स करने लगेगा। सब्सिडरी अलायंस से मतलब डिफिनेशन ये दिया हुआ है, मेनली क्या है कि सब्सिडरी अलायंस में ये था कि एक तरह से अलायंस बोल सकते हो, एक तरह से आप रूल बोल सकते हो, जिसमें कि जो इंडियन रूलर्स है उसके पास कोई हक नहीं है कि खुद के आर्मी रख सके। तो यही बताया इन द सब्सिडरी अलायंस द इंडियन रूलर्स डू नॉट हैव एनी राइट्स टू हैव देयर ओन मिलिट्री। तो यही बताया गया। अब हम लोग आगे देखते हैं। अगर तो सबसे पहले मैं इसको बदल देता हूँ। हाँ, तो फिर अब देखते हैं हैड टू पे फॉर द सब्सिडरी फोर्सेज। और फिर वही सब्सिडरी फोर्सेज में यही बताया गया है कि फोर्सेज में ये था कि जो इंडियन रूलर था, अगर उसी से के साथ अगर किसी के साथ अगर लड़ाई हो जाता है, मतलब कि मतलब बैटल हो जाता है, तो क्या होगा कि जो ईस्ट इंडियन कंपनी है वो अपना फोर्स देगा, और जो भी जैसे कि जो भी रूलर्स है उसके आदमी को ईस्ट इंडियन कंपनी को देना पड़ेगा, प्लस में पैसे देना पड़ेगा, और उसके लिए काम करेंगे, रूलर्स के लिए नहीं। तो यही बताया गया। अब ये खत्म हुआ, ये हम लोग जो आप देख सकते हो पिंक पिंक पार्ट में, वो हम लोग एक अलग वीडियो में पढ़ेंगे। तो ये देखते हैं द टिप्पू सुल्तान द टाइगर ऑफ मैसूर। तो ये बहुत ही क्या क्या बोल सकते हो कि टिप्पू सुल्तान मतलब नेक्स्ट जो आप बोल सकते हो कि नवाब ऑफ बंगाल, बंगाल के बाद जो पावरफुल रूलर बचा था ईस्ट इंडिया कंपनी से लड़ाई करने के लिए, वो कौन था? यही था टिप्पू सुल्तान। टिप्पू सुल्तान हैदर अली का बेटा था बोल सकते हो, और इसका बहुत सारे कहानियां हैं। ये मैसूर का किंग था बोल सकते हो, मैसूर का नवाब ऑफ मैसूर था। मैसूर जो कि अभी हाल फिलहाल में कर्नाटका के नाम से जाना जाता है। तो वही तो वही तो इसी के साथ एक कहानी है। टीपू सुल्तान को टाइगर ऑफ मैसूर के नाम से भी जाना जाता है। अब इसका एक कहानी है, वो भी हम लोग पढ़ेंगे, तो भी देख लेते हैं। द कंपनी रिसोर्टेड टू डायरेक्ट military a confirmation when it saw at threats to its political and economic interest. This can be illustrated with the case of the southern इंडियन स्टेट्स ऑफ मैसूर। जो कि जैसे ये क्या हुआ कि वो नॉर्थ वाला पार्ट भी कवर कर लिया ना, नॉर्थ वाला पार्ट और ईस्ट वाला भी पार्ट कवर कर लिया, पर मेन था कि साउथ वाला पार्ट कवर करना, साउथ वाले को एरिया को कब्जे में करना। तो अब उसको कैसे करें? पर उसको भी कब्जे कर लेता, पर क्या कि बीच में मैसूर आ जाता था, मतलब कर्नाटका आ जाता था, उसको कैसे करें, कवर करें। तो मैसूर हैड ग्रोन इन द स्ट्रेंथ अंडर द leadership of powerful rulers like the Hyder Ali, a early ruler from 1761 to 1799। मतलब कि जो हैदर अली था वो बेसिकली 1761 से लेकर 1782 तक ही क्या कि मेनली रूल किया। उसके बाद फिर उसका जो बेटा था मतलब कि एंड ही इज फेमस एंड टिप्पू सुल्तान रूल फ्रॉम 1782 टू 1799। तो यही था कि 1761 के से लेकर 1799 तक दो रूलर आए, एक हैदर अली और दूसरा टिप्पू सुल्तान। तो हैदर और टिप्पू, तो ये मैसूर कंट्रोल द प्रॉफिटेबल ट्रेड of the Malabar coast where the company purchased paper। हाँ, तो नेक्स्ट मलावर पेपर एंड cardamom in 1785 Tipu Sultan stop the exports of sandalwood, peppers and sardam through the ports of the kingdom, and that dissolves local merchants from
फ्रॉम ट्रेडिंग विथ द कंपनी ऑल्सो एस्टेब्लिश अ क्लोज। तो इसमें यह है कि बताया गया कि 70 कितना से 7082 से लेकर 7099 तक टीपू सुल्तान रूल किया। तो फिर क्या कि ईस्ट इंडिया कंपनी का जो पीपर फिर हो गया मलावर, मतलब पीपर हो गया, मतलब पेपर, उसके बाद में सैंडवुड, पीपर और कांडो, ये सब फेमस स्पाइसेस है। आपका ये है कि आप इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। मेरे को पता है पर आपको पता है कि नहीं। तो वही सब क्या कि ये सब जो स्पाइसेस है वो क्या कि ईस्ट इंडिया कंपनी यहीं से ले जाना पड़ता था, पर ईस्ट इंडिया कंपनी को टीपू सुल्तान लोग रोक देता कि आपको मेरे से ट्रेडिंग करने की कोई ज़रूरत नहीं है। वो जो स्मॉल ट्रेडर है उसके साथ ट्रेडिंग कर लेता है और फिर उसी को स्पाइसेस देते हैं। तो इतना तो हो गया, हम लोग आगे देखते हैं। हाँ तो अब देखते हैं रिलेशनशिप बिटवीन फ्रेंच इन इंडिया एंड मॉडर्नाइज हिज आर्मी विथ देयर हेल्प। मतलब कि जो टीपू सुल्तान और हैदर अली था, मतलब हैदर अली था, उसका जो बहुत ही अच्छा रिलेशनशिप किसके साथ था, फ्रेंच के साथ था। तो जो उसका आर्मी था, मतलब हैदर अली का जो आर्मी था और टीपू सुल्तान का, उसका जो ट्रेनिंग था वो किसकी मदद से क्या कराया गया था, फ्रेंच की, मतलब जो फ्रेंच की जो ऐसा आर्मी था उसी तरह ही आर्मी हैदर अली का भी था। ईस्ट इंडिया कंपनी का जैसे आर्मी ट्रेन करता है उससे कई अच्छा गुना क्या कि हैदर अली का मतलब जो मिलिट्री वो ट्रेन किया जाता था। तो यही बताया गया। फिर द ब्रिटिश वे फ्यूरियस, they saw Hyder and Tipu as ambitious, arrogant and dangerous ruler who had to be controlled and crushed. Four wars were fought विथ मैसूर। उसके बाद फिर क्या कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी और ये दोनों बाप बेटे के साथ क्या क्या 4 लड़ाइयाँ हुई। एक हुआ था 1767 से 69 तक, फिर 1780 से लेकर 84 तक, फिर 1790 से लेकर 1792 तक। उसके बाद फिर 1799 में ही क्या कि टीपू सुल्तान को क्या कि ये जो फिगर देख सकते हो, टीपू सुल्तान का जो दोनों बेटा है उसको क्या कि ये दोनों कब्जे में ले लेता है। जिसके बाद क्या कि टीपू सुल्तान को न चाहकर भी क्या कि युद्ध, मतलब जो भी अपना एरिया था उसको देना पड़ा और अपने आप को सरेंडर करना पड़ा। तो यही ओनली इन द लास्ट द बैटल ऑफ सेरिगनपत्तम डिड द कंपनी अल्टीमेटली विन अ विक्ट्री। मतलब उसके बाद फिर जो लास्ट 1799 में था, उसके बाद फिर जो सेरिंगपत्तम है उसको क्या कि कब्जे में कर लेता है, मतलब कि उसके लिए क्या कि छोड़ देता है, मतलब ईस्ट इंडिया कंपनी उसको कब्जे में कर लेता है। वही टीपू सुल्तान was killed defending his capital Seringapatam. Mysore was placed under the former ruling dynasty of Mauryaans and the subsidiary alliance was imposed to the state. उसके बाद फिर जो इसके जो हैदर अली, मतलब कि टीपू सुल्तान का जो स्टेट था, जो सेरिंगपत्तम था, उसके ऊपर क्या है सब्सिडरी अलायंस फॉलो हो जाता है। उसके बाद फिर ये जो खिलौना वो क्या कि टीपू सुल्तान का है। तो इसमें यही क्या है कि ये देख सकते हो कि नीचे एक ब्रिटिश एक आदमी है, उसके ऊपर शेर है और यहाँ पे चाबी, अगर आप इसको रोटेट करोगे तो इससे क्या कि शेर जैसा आवाज आएगा और जैसे रोते ना उस तरह से इसके आदमी से आवाज आएगा, शेर से इससे आएगा। तो ये इसमें, और ये फेमस था क्योंकि द लेजेंड ऑफ टीपू, मतलब कि जो टाइगर ऑफ मैसूर टीपू को इसलिए कहा जाता था क्योंकि ये स्टोरी दिया हुआ है इसमें। यही कि क्या एक बार क्या होता है कि जो टीपू सुल्तान क्या कि अपने लोगों के साथ क्या कि जंगल में जाता है घूमने के लिए, सैर करने के लिए, तब वो उसको साथ क्या कि सामना हो जाता है एक टाइगर से, मतलब एक शेर, मतलब कि एक बाघ से। उसके बाद बाघ से सामना हो जाता है तो उसके पास न कुछ था, ना हथियार था, न तलवार था, न चाकू था, कुछ भी नहीं था। तब पर भी वो क्या कि हिम्मत बनाकर क्या कि ये टाइगर बाघ से लड़ता है। उसके बाद फिर क्या कि बाघ को मार डालता है। उसके बाद फिर उसके बाद से ही एक जो टीपू सुल्तान को टाइगर ऑफ मैसूर के नाम से भी जाना जाता है। तो ये हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया। अब हम लोग आगे देखते हैं। तो वॉर विथ मराठास।
हाँ, तो वॉर विथ मराठा हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तो अगर आपको इसमें कुछ डाउट हुआ होगा तो कमेंट बॉक्स में बोल दीजिएगा, तो उसका आंसर मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करो, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।